सुप्रभात कक्षा 10 कैसे हैं बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना गृह कार्य भी समय से कर रहे हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हिंदी गद्य खंड का पाठ 10। हमारे पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। क्या नाम है हमारे पाठ का? नेताजी का चश्मा। तो इस पाठ के द्वारा लेखक ने सामान्य जनता के मन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, जो सत्कार है, उसको इस पाठ के द्वारा लेखक ने प्रकट किया है, या इस पाठ के द्वारा हमें बताया है कि सामान्य जनमानस या सामान्य जनता नेताजी से कितना प्यार करती है और उनके लिए कितना आदर है सामान्य जनमानस के हृदय में। तो शुरू करते हैं सभी बच्चे, पाठ 10 निकालेंगे। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो इस पाठ के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, उनका जन्म कब हुआ? 1947 में इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। मतलब कि अपने जीवन का ज़्यादातर समय उन्होंने राजस्थान में ही बिताया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। तो उन्होंने अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ली है, मतलब कि वो निवृत्त हो गए अपनी नौकरी से और भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मतलब उनके समय में जितनी भी कहानियाँ लिखी गई, जितने भी कहानीकार थे या जितने भी लेखक थे, उनमें उनका जो योगदान है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। कौन से उपन्यास उनके चर्चित रहे? बीच में विनय और ईंधन। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो स्वयं प्रकाश जी ने अपने कहानियों के द्वारा मध्यम परिवार की समस्याओं को हमारे समक्ष रखा है। इसके साथ साथ ही जाति और लिंग के आधार पर जो समाज में भेदभाव हो रहे हैं कि जाति को लेके जो मतभेद चलते हैं, ये जाति छोटी, ये जाति बड़ी, या लिंग को लेके भेदभाव चलते हैं कि लड़का और लड़की में जो भी भेदभाव होते रहते हैं, तो इस तरह की कहानियाँ उन्होंने लिखी और उन्होंने समाज में जागृति फैलाने का कार्य इस तरह से अपनी कहानियों के द्वारा किया है। तो नेताजी का चश्मा, ये जो कहानी है, इसके द्वारा स्वयं प्रकाश जी ने सामान्य जो जनता है, सामान्य लोग हैं, सामान्य जो प्रजा है, उनके मन में नेताजी के प्रति जो आदर और सम्मान की भावना है, उसको अपनी इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है। तो सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। किसे गुजरना पड़ता था कंपनी के काम से? हालदार साहब को। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, कुछ गिने चुने ही पक्के मकान थे और एक बाजार था छोटा सा वहाँ पे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। तो कस्बे में क्या क्या था? एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था, एक सिनेमा घर था और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी।
नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो इस तरह के कुछ ना कुछ काम, छोटे मोटे काम नगर पालिका के द्वारा किए जाते थे कि कभी सड़कें बनवा दी, पक्की सड़कें बनवा दी, तो कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, और कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। तो नगर पालिका इस तरह के कार्य करती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो अब इसी नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा वहाँ पे लगवा दी, चौराहे पे लगवा दी। तो नगर पालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो हमारी आज की ये कहानी उसी प्रतिमा का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे में इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में पूरी मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो अब मूर्ति कैसे बनी, तो या तो उन लोगों को किसी अच्छे मूर्तिकार के बारे में पता नहीं था कि कौन सा मूर्तिकार किससे बनवाए मूर्ति, फिर दूसरी बात कि उनके बजट के अंदर नहीं होगा, कोई मूर्तिकार मिला भी होगा अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो इस तरह की समस्याएं आई होंगी। तो फिर आखिरकार किसको ये कार्य दिया गया, तो स्कूल के ही एक मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो जिन भी मास्टर को ये काम दिया गया, उन्होंने महीने भर में मूर्ति को बना देने का विश्वास दिलाया। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, तो ऊपर से नीचे तक, मतलब कि कहाँ से ऊपर से, मतलब टोपी की नोक से लेकर कोट का जो दूसरा बटन होता है वहाँ तक की मूर्ति बनी, इतनी ऊंची थी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन लग रहे थे। नेताजी बहुत सुंदर, मासूम और कमसीन लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, कि नेताजी ने जो नारे दिए थे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मूर्ति के बनते ही ये सारे नारे सबको याद आने लगे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। तो इस तरह से मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, बस एक ही चीज़ थी जिसकी कमी मूर्ति में रह गई। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब मूर्ति तो बन गई, लेकिन मूर्ति में एक कमी रह गई। क्या कमी थी कि मूर्ति में चश्मा नहीं था। किसका? संगमरमर का चश्मा नहीं था। मतलब ऐसे ही किसी और चश्मे की जो फ्रेम है वो लाके नेताजी को पहना दी गई, नेताजी की मूर्ति को पहना दी गई।
हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब हालदार साहब जब पान खाने रुके तो उनकी नज़र सीधी कहाँ पे गई? नेताजी की मूर्ति पे गई, और उन्हें वो जो कमी थी चश्मे वाली वो फटाफट से पकड़ ली। उन्हें फटाफट से उनके दिमाग में आ गई कि वाह भाई, मूर्ति तो संगमरमर की लेकिन चश्मा जो है वो क्या है? असली चश्मा है, रियल चश्मा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रूप रंग या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो अब हालदार साहब गाड़ी में बैठे बैठे उसी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे कि उनकी जीप कस्बे से बाहर निकल गई, लेकिन उनके दिमाग में तो वही मूर्ति वाली बात चल रही थी कि वाह भाई, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन गांव वालों की यह जो नेताजी की मूर्ति बनाई उन्होंने, यह उनकी देशभक्ति की भावना या नेताजी के प्रति आदर और सम्मान की जो भावना है वो क्या है? सराहनीय है, प्रशंसा करने योग्य है। आजकल तो देशभक्ति जो है वो एक मजाक बन के रह गई कि कोई इंसान कुछ अच्छा काम करता है तो भी लोग उसका मजाक बना देते हैं कि देश के लिए कुछ करता है, हम लोग भी कुछ करते हैं, तो लोग मजाक बनाते हैं कि बड़ा देशभक्त बन रहा है। तो जो देशभक्ति है वो क्या है? आजकल एक मजाक बन के रह गई है। तो इस तरह से जो हालदार साहब थे वो अपनी जीप में बैठे बैठे इस तरह की बातें सोच रहे थे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो अब दोबारा से उस कस्बे से जब हालदार साहब गुजरे तो उन्होंने देखा कि अब चश्मा जो है मोटी फ्रेम वाला नहीं है, क्या है? चौकोर फ्रेम वाला था पहले, लेकिन इस बार जो चश्मा है वो कैसा था? तार की फ्रेम वाला था। तो उनको और कौतुक हुआ, मतलब कि आश्चर्य हुआ कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा जरूर बदल सकती है। किसने चश्मा बदला होगा? किसने मतलब ये इस तरह से नेताजी का चश्मा बदल दिया? इस बात को देखकर मतलब जो हालदार साहब है उनका ध्यान सीधा मूर्ति पे गया और इस चीज़ को उन्होंने नोटिस भी किया। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते तो वहाँ पे पान वाले की दुकान पे रुकते, पान खाते और मूर्ति को देखते, उसका बदला हुआ चश्मा देखते। अब रोज़ हर बार का ये नियम हो गया था, रोज़ देखते कि नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर। तो अब ना हालदार साहब का जो आश्चर्य था वह बहुत ज़्यादा उनको आश्चर्य होने लगा और इस बार उनसे रहा नहीं गया कि उनको बहुत कौतुक हुआ कि ये कौन बदल जाता है नेताजी की मूर्ति का चश्मा। और उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो हालदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, ये चश्मा कैसे बदल जाता है? कौन नेताजी का चश्मा बदल जाता है या इनको हर रोज़ नया चश्मा पहना जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब पान वाला जो था वह कैसा था? काला और मोटा था। वो जब उसने हालदार साहब की बात सुनी तो वो हंसा और उसकी तोंद थिरकी, मतलब तोंद हिलने लग गई। और वह हालदार साहब को बताता है कि ये चश्मा जो है वो
कैप्टन चश्मे वाला बदल जाता है। नेताजी की मूर्ति को हर बार नया चश्मा कौन पहनाता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है हवलदार साहब? कुछ समझ नहीं पाए, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। मतलब कि हवलदार साहब को ये बात समझ में नहीं आई कि वो चश्मे, नए नए चश्मे नेताजी की मूर्ति को क्यों पहना जाता है, वह चश्मा क्यों बदल देता है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। पान वाला हवलदार साहब को समझाता है कि मान लो कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब कि चश्मे की जो फ्रेम है वो चौड़ी चाहिए, चौड़े चौखट चाहिए। अब कैप्टन के पास नहीं है तो वो क्या करता है? नेताजी की मूर्ति से उतार के उसको दूसरी पहना देता है और वो चौखट उसको दे देता है। तो क्योंकि अब और तो कहाँ से लाएगा चश्मे वाला, तो वो ऐसे बदल लेता है। अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब क्या आइडिया है। तो अब हवलदार साहब को कुछ बात समझ में आती है कि एक चश्मे वाला है, उसको नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी, वह आहत हुआ, मतलब कि बहुत दुखी हुआ अंदर से कि नेताजी के मूर्ति पे चश्मा नहीं है तो नेताजी को परेशानी होती होगी। यह सोचकर इस तरह से उसने, चश्मे वाले ने क्या किया, कैप्टन जो है उसे अपनी भावनाएं मूर्ति के साथ जोड़ दिया। उसकी संवेदनाएं जो है वो मूर्ति के साथ जुड़ी हुई थी और उसने क्या किया, चश्मे की फ्रेम जो थी नेताजी को पहना दी। अब अगर कोई ग्राहक आता था और उसको वैसी ही फ्रेम चाहिए होती थी जैसे कि नेताजी की मूर्ति पे लगी हुई है, तो वो फ्रेम उतार कर वो ग्राहक को दे देता था और दूसरी फ्रेम नेताजी को पहना देता था। तो यहाँ पे लेखक ने एक साधारण चश्मे वाले की भावनाएं, देशभक्ति की भावनाएं कि नेताजी को परेशानी ना हो या नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है, उसका निरूपण यहाँ पे लेखक ने किया है।